सुबह का समय था। इचिका को देखकर एक आवाज आई, इचिका, तुम कभी इतनी जल्दी नहीं उठती हो। मैं थोड़ी हैरान हूँ। इचिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं की जरूरत होगी। इत्सुकी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इचिका ने हंसते हुए कहा, ओह रिलैक्स, वो बेवकूफ हम पांचों के बीच अंतर नहीं बता सकता, भले ही उसकी जान दांव पर लगी हो। उसी समय दूसरी तरफ फुतारो अचानक जाग गया। उसने इधर उधर देखा और मन ही मन कहा, क्या बकवास चल रही है बेड पर। मैं कल रात मिकू के कमरे में सोया था, सही ना? फिर उसने सोचा, हाँ, और वे उसके पीजे जैसे लग रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से मिकू होनी चाहिए शायद। अगले ही पल वो घबरा गया। ये बुरा है, जब वो जागेगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं बस चला जाऊंगा। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मैं खत्म। तभी बिस्तर पर सोई हुई लड़की हल्का सा हिली। फुतारो चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, हूँ मिकू। फिर उसे कुछ याद आया, लेकिन क्या वो अपने कमरे में नहीं है? तो इसका मतलब वे पजामा। उसी समय लड़की ने आंखें खोली और कहा, क्या चल रहा है इचिका? लड़की ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम बता सकते हो। फुतारो कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और फिर जल्दी से बोला, ओह देखो, मिड-टर्म्स के बारे में। लेकिन सामने से तुरंत जवाब आया, ओके, अब के लिए इतनी बातचीत काफी है, मैं जाकर तैयार होने वाला हूँ, बाय। ये कहकर वो तुरंत चली गई। फुतारो कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर मन ही मन बोला, जो भी हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेट जॉब मी। अब उसे निश्चित रूप से संदेह होगा कि वह अपने डेस्क पर सो रही है या ऐसा ही कुछ। तभी सामने से आवाज आई, क्या बात है मिकू? सामने से तुरंत जवाब आया, मेरे बारे में चिंता मत करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सच में। फुतारो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो चलो शुरुआत करते हैं। तुम अभी किस चीज पर काम कर रही हो? सामने से हल्की आवाज आई, बायोलॉजी। फुतारो ने सिर हिलाया और कहा, ओके, हम जारी रखेंगे। क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? अचानक सामने वाले के मुंह से निकला, ओह, उसके लिए सॉरी। फुतारो चौंक गया और पूछा, आप किस लड़ाई की अनुकरणीय शिक्षक हैं? ये बहुत बढ़िया है, लगभग किसी सपने जैसा। लेकिन एक और आवाज गूंजी, क्या तुम फिर से रात भर रुक रहे हो? फुतारो ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मिड टर्म्स कल हैं, हम उस पूरे समय का उपयोग करने जा रहे। आवाज आई, थैंक यू डियर। फुतारो ने मन ही मन सोचा, वो बहुत उदार है, लेकिन खराब समय पर। अचानक उसने देखा कि कोई चलते चलते ऊँघ रही है। उसने चिल्लाकर कहा, सोना बंद करो। थकी हुई आवाज आई, मैं और आगे नहीं जा सकती। ये सब खत्म हो गया, मेरा हो गया। फुतारो तुरंत उसकी ओर मुड़ा। इत्सुकी ने पेट पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी कुछ खाना है। फिर उसने सामने की दुकान को देखते हुए कहा, सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। फुतारो ने घड़ी की ओर देखा और घबरा कर कहा, हमारे पास यहाँ खड़े रहने और विचार विमर्श करने का समय नहीं है। फिर उसने उसकी ओर देखकर पूछा, इनमें से कौन सा तुम चाहोगी? इत्सुकी ने हैरानी से कहा, मैं समझा नहीं। फुतारो ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट खरीदने दो। मैं इस बात में नहीं जाऊंगी कि किस लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। इत्सुकी फिर दुकान में फिर दौड़ने लगे। फुतारो ने कहा, हम लगभग स्कूल पहुंच चुके हैं, भले ही हम समय पर पहुंच जाएं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम फेल होने से बच सकते हैं? फिर उसने उसकी ओर देखकर कहा, बस तुम्हारी जानकारी के लिए, मैं अपने पिता को बताने जा रही हूँ कि आज वास्तव में। कुछ ही पलों बाद एक और आवाज सुनाई दी, हम आधिकारिक तौर पर लेट हैं, टेस्ट शुरू होने ही वाला है। इत्सुकी ने तुरंत कहा, आई एम सॉरी, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं रुकना चाहिए था। फुतारो ने सिर हिलाते हुए कहा, यह मेरी गलती है। गाइडेंस काउंसलर ने सोचा, वो अजीब था, मुझे लगता है कि वो एक व्यस्त बच्ची है। उधर लड़की अपने मन में घबराते हुए सोच रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक टीचर को धोखा दिया। ऐसा करना कितनी अपमानजनक बात है, खुद को इतना अच्छा मत समझो। इसी बीच फुतारो और बाकी लोग भी पहुंच गए। एक आवाज आई, गुड, मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया, मुझे खुशी है कि तुम पहुंच गई। किसी ने तुरंत कहा, ये असली वाली है। तभी किसी ने पूछा, हे रुको, उसुगी कहाँ है? गाइडेंस काउंसलर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है ना लड़के? ऐसा लगता है तुम ऑफिस जा रहे हो। यह सुनकर आवाज आई, फुतारो, नो। लेकिन फुतारो ने पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, जाओ जल्दी करो, तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगी, खुद पर और अपने किए गए काम पर विश्वास रखो। गाइडेंस काउंसलर ने हैरानी से पूछा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? उधर लड़कियां एक दूसरे को देखते हुए बोली, चलो इसे टॉप करते हैं, ये फुतारो का दिमाग चकरा देने वाला है। दूसरी आवाज आई, तुम भी? या परीक्षा शुरू हो चुकी थी। किसी ने मन ही मन सोचा, इतने सारे कठिन सवाल, लेकिन मैं हिस्ट्री में अच्छी हूं। अगर ये 5 उत्तरों वाला मल्टीपल चॉइस है तो बहुत बार ये चौथा वाला होता है। एक और सवाल सामने आया, आर्गुमेंट का एक सिनोनिम। मैं इस पर वापस आऊंगी। तभी उसे फुतारो की आवाज याद आई, डिबेट, आर्गुमेंट का एक सिनोनिम। किसी ने मन ही मन बड़बड़ाया, मैंने कभी तुमसे मदद नहीं मांगी, बेवकूफ। और फिर आत्मविश्वास से इत्सुकी ने शांत होकर जवाब दिया, ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। फुतारो ने सिर हिलाते हुए कहा, खैर, जब तक तुम इसके बारे में अवेयर हो, अब से सावधान रहना। उसी समय अचानक एक फोन बज उठा। किसी ने कहा, ये हमारे पिता हैं। फुतारो ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ, ये उसुगी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो तुम अभी इत्सुकी के साथ हो? मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से क्यों दिया? दूसरी तरफ से शांत स्वर में जवाब आया, तुम्हारे पिता के रूप में,
यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी देखभाल की जा रही है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए इस युवक का परीक्षण कर रहा था कि वह मेरी बेटियों के लिए उपयुक्त है या नहीं। नीनो ने कहा, तो आप हमारे भले के लिए काम कर रहे थे। खैर, उसके लिए थैंक्स। लेकिन हम एग्जाम स्कोर्स के आधार पर यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। जवाब आया, यह नीनो, जब आपको किसी बड़े एग्जाम के रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन इसे तुरंत बाद होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक रिवॉर्ड के बारे में क्या ख्याल है? तुमने पारफेस की रिक्वेस्ट की थी, राइट? तभी एक खुश आवाज गूंजी, फुतारो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फुतारो ने कहा, मुझे पता था कि तुम्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर उसने उंगली उठाते हुए कहा, ओके, चूंकि तुम में से प्रत्येक ने एक सब्जेक्ट पास किया है, तुम में से प्रत्येक को एक सर्विंग मिलती है। तुरंत शिकायत भरी आवाज आई, कम ऑन कंजूस। फुतारो ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इसे सच कर दूंगा, बस इंतजार करो और देखो। तभी किसी ने उत्सुकता से पूछा, हे उसूगी, हमने कभी तुम्हारे मिड टर्म रिजल्ट्स नहीं देखे। फुतारो घबरा गया और बोला, के मुझे मत बताओ कि तुम उन्हें देख सकती हो। अगले ही पल सबकी आंखें फैल गईं। क्या बकवास? 100? फुतारो शर्म से सिर खुजलाने लगा और बोला, ओह मैन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद फुतारो पूरी तरह अविश्वास में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नाकानो बहनों ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। वो बार बार यही सोच रहा था कि उन पांचों ने 4-4 विषयों में फेल होने जैसा कारनामा कैसे कर दिखाया। उसे अच्छी तरह पता था कि उनके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा था कि उन सब ने कितनी मेहनत की थी। इसीलिए ये नतीजा उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। तभी उसके पिता इस नारी ने उसे टोकते हुए कहा कि डिनर टेबल पर स्कूल की बातें नहीं होंगी। फुतारो को यह नियम बेहद बेवकूफ़ी भरा लगा। उसने तुरंत याद दिलाया कि वही तो था कि वो भी हमेशा से आज जैसा होशियार और पढ़ाकू नहीं था। जिस तरह उसने समय के साथ सीखा और बदला, वैसे ही वे लड़कियां भी सीख जाएंगी, इसलिए उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर रायहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कभी ऐसा भी समय था जब उसका बड़ा भाई इतना बड़ा नर्ड नहीं था। इस नारी हंस पड़े बुक पकड़ लिया। फोटो देखकर रायहा पूरी तरह हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें दिखने वाला लड़का सच में उसका भाई फुतारो हो सकता है। वो बार बार कह रही थी कि ये कितना अजीब है। इस नारी हंसते हुए बोले कि ये उसी समय की तस्वीर है जब फुतारो उस छोटी लड़की से मिला था, और उसी मुलाकात के बाद वो धीरे धीरे वैसा इंसान बन गया जैसा आज है। उधर दूसरी ओर नाकानो अपार्टमेंट में फुतारो की आंखें खुली। उसी समय इत्सुकी का ध्यान मेज पर रखी एक प्लेट की ओर गया। उसने उसे देखकर पूछा कि क्या ये सच में क्रोकेट्स हैं। इत्सुकी को उन्हें चखने के लिए कहा। इत्सुकी ने उसकी बात मान ली। इसी बीच फुतारो की नजर मेज पर रखे ओहागी पर गई, लेकिन जैसे ही उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला, उसे पता चला कि वो ओहागी नहीं बल्कि एक क्रोकेट था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे उसका स्वाद बुरा नहीं लगा। दूसरी तरफ इत्सुकी का अनुभव बिल्कुल उल्टा रहा। उसे सिर्फ इसलिए नखरे कर रही है क्योंकि वो एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की है। इत्सुकी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने पलट कर कहा कि फुतारो को स्वाद की कोई समझ ही नहीं है, और उसने मिकू के बनाए क्रोकेट्स को सीधे 0 स्टार्स दे दिए। बेचारी मिकू उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सही कौन है। फुतारो ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ, वो एक बिना क्लास वाला लूजर है, लेकिन अब समय बर्बाद करने के बजाय वह ऐसा नहीं कर सकती। फुतारो ने एक लंबी सांस ली और निराश होकर कहा कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि इचिका उससे उतनी ही नफरत करती है जितनी। तभी योत्सुबा ने अपनी हमेशा की तरह उत्साह से भरी आवाज में कहा कि उसके अनुसार उन दोनों को आपस में बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। के मुताबिक अगर वे सब मिलकर पढ़ेंगी तो पढ़ाई सभी के लिए कहीं अधिक मजेदार हो जाएगी। फुतारो कुछ क्षणों के लिए उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन महसूस किया कि उसने योत्सुबा के साथ गलत तरीका अपनाया था। उससे झूठ बोलने को कहना बिल्कुल बेकार साबित हुआ, क्योंकि योत्सुबा के मामले में सच बोलना किसी भी चालाकी या बेईमानी से कहीं ज्यादा प्रभावी था। दूसरी ओर इचिका ने कहा कि वो इस सुझाव के बारे में सोच सकती है। इसके तुरंत बाद उसने घोषणा की कि दलिया तैयार हो चुका है। फुतारो ने कटोरे में झांका। उसके सामने चमचमाते हुए साबुत चावल थे। वो हैरान रह गया और बोला कि हर चावल का दाना चमक रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी इसके बाद उसने एक लंबी सांस ली और योत्सुबा की ओर देखते हुए कहा कि लगता है एक बार फिर वही स्थिति बन गई है जहां केवल वह और योत्सुबा रह गए हैं। योत्सुबा हल्के से हंस पड़ी। फुतारो ने कहा कि सब कुछ फिर से ठीक उसी जगह लौट आया है जहां परीक्षाओं से पहले शुरू हुआ। लेकिन योत्सुबा ने उसकी बात से सहमति नहीं जताई। उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने फुतारो को याद दिलाया कि सामान्य परिस्थितियों में नीनो जरूर उसे घर से निकालने की कोई योजना बनाती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। फुतारो ने इसे महज एक इत्तेफाक बताकर टाल दिया। लेकिन योत्सुबा यही नहीं रुकी। उसने कहा कि बदलाव केवल नीनो और इत्सुकी में नहीं अकेली है जिसने कुछ भी सुधार नहीं किया। उसके ग्रेड अभी भी उतने ही खराब है। फुतारो ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो इससे बिल्कुल असहमत है। उसके अनुसार पांचों में सबसे पहले बदलने वाली लड़की खुद योत्सुबा थी। उसने कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानता है, कम से कम एक लड़की तो ऐसी थी जिसने हमेशा उसके साथ ईमानदारी और स्पष्टता से व्यवहार किया। फिर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि शायद वो उसे कुछ ज्यादा ही श्रेय दे रहा है, क्योंकि इस समय उसके बीमार होने का एकमात्र कारण भी झूठ के प्रति योत्सुबा की नापसंदगी ही थी। कुछ पल तक कमरे में शांति छाई रही। फिर योत्सुबा ने अचानक उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि वह नहीं थी। फुतारो ने समझाया कि वो ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। उसकी क्लास को इस आयोजन की जिम्मेदारी दी गई थी, और जब शिक्षक कमेटी चुन रहे थे तब वो हमेशा की तरह पढ़ाई में व्यस्त था। नतीजा ये हुआ कि पूरा काम उसके सिर पर आ गिरा। मीनो ने इसे खराब किस्मत कहा, जबकि मिकू ने बिना दया दिखाए कह दिया कि उसने ये सब खुद अपने ऊपर लादा है। योत्सुबा को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि ये बहुत गलत बात है कि पूरी क्लास ने सारा काम अकेले उसी पर छोड़ दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जाकर क्लास 8 के छात्रों को खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन फुतारो ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिकू सही कह रही है, ये सब उसकी अपनी गलती है। फिर उसने ये भी पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी। फिर उसने तय किया कि वो उसकी मदद करेगा। उसने कहा कि वो आधे ट्रेन खुद बना देगा, और जैसे ही काम पूरा होगा वे दोनों सीधे पढ़ाई पर लग जाएंगे। योत्सुबा ने खुशी खुशी हामी भर दी। इसी बीच एक लड़की उनके पास आई। वो मायदा थी। उसने योत्सुबा को देखकर कहा कि अच्छा हुआ वो मिल गई। फिर उसने उससे अनुरोध किया कि क्या वो कृपया कुछ कागजात सभी छात्रों के डेस्क पर रख देगी। योत्सुबा ने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह दिया। फुतारो उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसे लगने लगा कि कहीं ये सब पढ़ाई से बचने की कोई चाल तो नहीं है। क्या वो जानबूझकर ऐसे काम स्वीकार कर रही है ताकि पढ़ने से बच सके। उसने मन ही मन सोचा कि अगर सच में ऐसा है तो वो नीनो से भी बड़ी मास्टरमाइंड निकलेगी। उसी समय इचिका जाने के लिए तैयार हो गई। नीनो और योत्सुबा ने उसे शुभकामनाएं दी।
लेकिन जाते जाते इचिका ने अपना फोन निकाला और फुतारो को कुछ दिखाया। वो उसकी पुरानी फोटो थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि अगर वो नहीं चाहता कि ये फोटो इधर उधर जाए तो उसे सभी बहनों की कॉन्टैक्ट जानकारी इकट्ठा करनी होगी। फुतारो तुरंत समझ गया कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। उसने गंभीर स्वर में कहा कि एक ट्यूटर होने के नाते उसे अपनी छात्राओं के जीवन में थोड़ा और शामिल होना चाहिए, इसलिए शायद उसे उनका कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाना चाहिए। इचिका ने तुरंत हामी भर दी और उसे अपना नंबर दे दिया। फुतारो के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि अब उसके पास 2 नंबर हो गए। इसका मतलब था कि किसी और दिन उसे नीनो और इत्सुकी का नंबर लेने की कोशिश करनी होगी। लेकिन तभी इचिका ने बताया कि उसने अभी अभी नीनो और इत्सुकी को कैफेटेरिया में देखा था। उसने उसे जल्दी चलने के लिए कहा। फुतारो घबरा गया। वो उसके पीछे भागा और कहा कि हमेशा की तरह योत्सुबा मुस्कुराई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली कि वह यह सब संभाल सकती है। कुछ समय बाद फुतारो अपनी छोटी बहन रायहा के साथ था। रायहा किसी बात पर इचिका से बातें कर रही थी और इचिका उसका धन्यवाद कर रही थी। इसी दौरान फुतारो को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई। उसने सोचा कि उसे 5 बहनों को उस वीकेंड स्टडी सेशन के बारे में मैसेज कर देना चाहिए जो वो उनके लिए प्लान कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला वो रुक गया। उसके पास केवल 4 नंबर थे। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी स्टूडेंट हैंडबुक कहाँ थी? क्या उसने अब तक उसे वापस नहीं लिया था? ये सोचते ही वह तेजी से नाकानो अपार्टमेंट पहुंचा और सीधे नीनो के कमरे में घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसने बिना किसी भूमिका के कहा कि उसे उसकी स्टूडेंट हैंडबुक तुरंत वापस चाहिए। नीनो उसकी इस हरकत पर आग बबूला हो गई। उसने उसे कमरे से बाहर निकलने को कहा और गुस्से से पूछा कि आखिर किस तरह का अजीब आदमी बिना अनुमति के किसी युवा लड़की के बेडरूम में घुसाता है। तभी इचिका ने बड़ी सहजता से कहा कि है, उनके कान पहले से छिदे हुए हैं। आखिरकार फुतारो ने हार मान ली। उसने मन ही मन सोचा कि नीनो ने उसे जितनी परेशानियां दी हैं उनके बदले के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। उसने पियर्सिंग गन उठाई और उल्टी गिनती शुरू कर दी। लेकिन नीनो को लगा कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी अचानक आवाज हुई और नीनो घबराकर चिल्ला उठी। अगले ही पल उसकी नजर स्टूडेंट हैंडबुक में रखी पुरानी फोटो पर पड़ी। उसने फोटो उठाई और उसमें दिख रहे सुनहरे बालों वाले लड़के को देखकर कहा कि वो किसी बैड बॉय जैसा दिखता है और बिल्कुल उसकी पसंद का है। फिर उसने पूछा कि वो आखिर है कौन। फुतारो के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से कहा कि वह पहले की है। नीनो ने कहा कि अब उसे समझ में आ गया कि उसके परिवार में सारा अच्छा लुक किसे मिला है। फिर उसने उत्साह से पूछा कि क्या वह कभी उससे मिल सकती है। फुतारो ने घबराहट छिपाते हुए कहा कि शायद कभी न कभी। इसके बाद नीनो अचानक पुरानी यादों में खो गई। उसने कहा कि वह और उसकी बहनें भी कभी बहुत प्यारी छोटी फरिश्ते हुआ करती थीं। उसने अपनी पुरानी तस्वीर निकालकर फुतारो को दिखाई, लेकिन फुतारो का ध्यान कहीं और था। नीनो ने कहा कि अगर उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तो वह यह तस्वीर अपनी बहनों को दिखाने जा रही है। फुतारो ने राहत की सांस ली। कम से कम उसकी फोटो का राज अभी बच गया था। थोड़ी देर बाद इचिका कमरे में आई और पूछा कि क्या उनका काम पूरा हो गया। नीनो ने कहा कि उसने इस बारे में और सोच लिया है और अब उसने फैसला किया है कि उसे कान छिदवाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक वो अपनी शादी की पोशाक पहनेगी तब तक उसके कान छिद चुके होंगे, यही काफी है। फिर उसने अपनी पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहा कि अतीत की यह तस्वीर देखो। योत्सुबा ने तस्वीर देखते ही कहा कि वे सब उसमें कितनी छोटी लग रही हैं। फुतारो ने मन ही मन सोचा कि आखिरकार नीनो ने उसकी फोटो देखी ली, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने सिर्फ आधी तस्वीर देखी थी। इचिका भी तस्वीर देखकर मुस्कुरा उठी और बोली कि वे सब कितनी प्यारी लग रही थी। उसने पूछा कि यह तस्वीर कब ली गई थी। नीनो ने बताया कि यह तब की है जब वे 6ठी कक्षा में थी। वो क्योटो की स्कूल ट्रिप की तस्वीर थी। फुतारो ने तस्वीर को देखते हुए मन ही मन केवल एक बात सोची, मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। अगले दिन होने वाली स्कूल कैंपिंग ट्रिप को लेकर योत्सुबा उत्साह से भरी हुई थी। वो दौड़ते हुए मेरे पास आई और चमकती आंखों से बोली कि कल बहुत बड़ा दिन है। जब मैंने पूछा कि किस लिए, तो उसने हैरानी से मुझे देखा, मानो पूरी दुनिया को इस दिन का इंतजार हो। उसने तुरंत स्कूल की जानकारी वाली बुकलेट निकाल ली और एक एक गतिविधि के बारे में बताने लगी। आउटडोर कुकिंग, स्कीइंग, फिशिंग, हाइकिंग और आखिर में कैंप फायर। फिर उसने मुझे उस प्रसिद्ध किंवदंती के बारे में बताया कि जो 2 लोग कैंप फायर के दौरान संगीत रुकने पर जोड़ी बना लेते हैं वे पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। उसके अनुसार इस वजह से बहुत सारे छात्र डेटिंग करने लगते हैं। इसलिए ये कहानी जरूर सच होगी। लेकिन मैंने हमेशा की तरह साफ कह दिया कि छात्रों को डेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ समय की बर्बादी है। मेरी बात सुनकर योत्सुबा उदास हो गई। उसने कहा कि अगर किसी के मन में किसी के लिए भावनाएं हों तो वो उसके साथ समय बिताना चाहेगा। फिर उसने मिकू से भी यही सवाल पूछा, लेकिन मिकू का जवाब अप्रत्याशित था। उसने उल्टा पूछ लिया कि लोग उन लोगों को डेट क्यों करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। इचिका ने हंसते हुए जवाब दिया कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके साथ रहने के अलावा और कुछ नहीं चाहते। उसने ये भी कहा कि मिकू को इस भावना के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए, लेकिन मिकू ने शांत स्वर में कह दिया कि उसे ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे लगा कि बातचीत काफी दूर जा चुकी है, इसलिए मैंने सबको पढ़ाई शुरू करने के लिए कहा, मगर हमेशा की तरह कोई भी पढ़ाई करने के मूड में नहीं था। योत्सुबा ने तुरंत विरोध किया। इचिका ने बहाना बनाया कि उसे शूटिंग पर जाना है और वो पहले ही मुझे मैसेज कर चुकी है। नीनो ने भी कहा कि उसे अगले दिन की तैयारी करनी है। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता रह गया, लेकिन वे एक करके जाने लगे। जाते जाते नीनो ने मिकू से कहा कि उसकी क्लास की कैंपिंग ट्रिप से जुड़ी एक मीटिंग है और हमेशा की तरह उसकी जगह उसे संभालना होगा। मिकू ने बस चुपचाप सिर हिला दिया। नीनो के जाते ही मैं उलझन में पड़ गया। हमेशा की तरह का आखिर मतलब क्या था? वे आखिर किस तरह का अजीब काम कर रही थी? तभी मेरी नज़र इचिका पर पड़ी, लेकिन यह तो संभव ही नहीं था। उसने तो कहा था कि वो काम पर जा रही है। मैं उसके पीछे पीछे गया, मगर जितना मैं उसे देख रहा था उतना ही ज्यादा भ्रमित हो रहा था। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल मिकू जैसी भी लग रही थी और इचिका जैसी भी। कैफेटेरिया में पहुंचने पर वहां मायदा इंतजार कर रहा था। वो लड़की, जो असल में नीनो के भेष में मिकू थी, सामान्य ढंग से उससे पूछने लगी कि बाकी लोग कहाँ हैं। तभी मायदा ने झिझकते हुए सच बता दिया कि वहां कोई मीटिंग नहीं है। उसने उसे झूठ बोलकर बुलाया था। मिकू चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मायदा ने साहस जुटाकर अपनी असली बात कह दी। उसने कहा कि वह कैंप फायर के दौरान उसके साथ डांस करना चाहता है। मिकू ने हैरानी से पूछा कि क्यों? मायदा का चेहरा लाल पड़ गया। वो बुरी तरह घबरा रहा था, लेकिन आखिर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त कर ही दी। उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में उसे पसंद करता है।
मीकू कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। उसके लिए यह स्थिति पूरी तरह अप्रत्याशित थी। उसने मन ही मन सोचा कि इचिका इतनी प्यारी है कि शायद उसे इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती होंगी। फिर उसने विनम्रता से उसका धन्यवाद किया और वहां से जाने लगी। लेकिन मायदा ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसे अभी जवाब चाहिए और वो उसे इस तरह अधर में छोड़कर नहीं जा सकती। उसी समय मैं वहां पहुंच गया। मुझे याद आया कि झूठ बोलने का परिणाम हमेशा वापस लौटकर सामने आता है। मैंने सोचा कि जो बोओगे वही काटोगे। फिर मैं मायदा के पास गया और जानबूझकर बात को दूसरी दिशा में मोड़ने लगा। मैंने उससे कहा कि आज उसके बारे में कुछ अलग लग रहा है और शायद उसके बाल बदल गए हैं। फिर मैंने सामने खड़ी लड़की की ओर देखकर कहा कि वो जरूर नाकानों की जुड़वां बहनों में से एक है, क्योंकि वे सब एक जैसी दिखती हैं और शायद मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश कर रही हैं। फिर मैं सीधे उस लड़की की ओर मुड़ा और उसे इचिका कहकर बुलाया। मैंने कहा कि उसकी बहनें उसे ढूंढ रही हैं और उसे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मेरी इस हरकत से मायदा नाराज हो गया। उसने कहा कि ये उसके और नाकानों के बीच की बात है और मुझे बीच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उसने ये भी कहा कि मुझे किसी और की भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरे इस व्यवहार से मीकू भी असहज हो गई। उसे लगा कि मेरी तरफ से ये कोई भरोसा दिलाने वाली हरकत नहीं थी। दूसरी ओर मायदा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने मुझे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि यह मामला मेरे काम का भी है। तनाव तेजी से बढ़ रहा था। मायदा लगभग झगड़े पर उतर आया था, जबकि मीकू लगातार दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उसने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिसने हम दोनों को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, सॉरी, मैंने फुतारो से वादा किया था कि मैं उसके साथ डांस करूंगी। मीकू की बात सुनते ही हम दोनों सन्न रह गए। मायदा की आंखें फैल गईं और मेरे मुंह से भी अनायास हाँ हाँ निकल गया। मायदा को यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत कह दिया कि ये जरूर झूठ है, क्योंकि उसके अनुसार मीकू जैसी लड़की कभी मेरे जैसे नर्ड के साथ नहीं हो सकती। लेकिन मीकू ने शांत स्वर में कहा कि ऐसा नहीं है। उसने मेरी ओर देखा, कुछ क्षण झिझकी और फिर बोली कि मैं बहुत कूल हूँ। ये सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया। मायदा का चेहरा और भी अजीब हो गया। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या हम दोनों सचमुच डेट कर रहे हैं। मीकू ने बिना एक पल गंवाए हाँ में जवाब दे दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि हम दोनों बहुत प्यारे लव बर्ड्स हैं और अब हमें साथ में घर भी जाना चाहिए। मैं पूरी तरह स्थिति में बह चुका था, इसलिए बस इतना ही कह पाया कि हाँ, मैं इसी कहानी के साथ चलूंगा। लेकिन मायदा अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने हमें रोक लिया और कहा कि अगर हम सच में एक कपल हैं तो हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। उसने संदेह भरी नजरों से हमें देखते हुए पूछा कि क्या बात है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैंने समझाने की कोशिश की कि हर कपल एक जैसा व्यवहार नहीं करता और हर किसी का अपना तरीका होता है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मीकू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वो इसलिए नहीं शर्मा रही है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा है। आखिर हम दोनों तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं। मायदा कुछ देर तक हमें देखता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और कहा कि ठीक है, वो हमारी बात पर विश्वास कर लेता है। तनाव थोड़ा कम हुआ तो मीकू ने अचानक मायदा से एक अजीब सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि शायद ये पूछने का सही समय नहीं है, लेकिन आखिर उसे अपनी भावनाएं कबूल करने की प्रेरणा कैसे मिली। मायदा ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी उदासी के साथ जवाब दिया कि शायद इंसान ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उस व्यक्ति को पूरी तरह अपना बनाना चाहता है, या शायद ऐसा ही कुछ। उसकी बात सुनकर मीकू कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके मन में वही शब्द गूंजने लगे, पूरी तरह अपना बनाना, मानो उसने अभी अभी किसी नई भावना को समझना शुरू किया हो। मैंने माहौल को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की और मायदा से कहा कि आगे से नाकानों को परेशान न करे। इस पर मायदा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा कि अक्सर नाकानों ही उसे परेशान करती है। उसकी बात सुनकर मीकू हल्का सा हंस पड़ी। फिर उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा कि अब हमें घर चलना चाहिए। मैंने तुरंत शिकायत की कि उसे इतनी कसकर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मीकू ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी। उसने सोचा कि इचिका ऐसी स्थिति में शायद बिल्कुल इसी तरह व्यवहार करती, इसलिए अगर वह अभी इचिका का किरदार निभा रही है तो उसे भी वैसा ही करना होगा। फिर घर लौटते समय मैंने मीकू से पूछा कि उसने मायदा को जिस तरह मना किया, क्या वो सचमुच ठीक था। आखिर उसने उसे सीधे इनकार कर दिया था। मीकू ने शांत स्वर में कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके अनुसार इचिका इस समय अपने काम को सबसे पहले रख रही थी और ऐसी चीजों के बारे में सोचने की स्थिति में नहीं थी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन फिर मुझे कैंप फायर डांस की बात याद आ गई। मैं कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। योत्सुबा दौड़ती हुई हमारे पास आ पहुंची। उसने खुशी से कहा कि समय निकलता जा रहा है और हमें जल्दी करनी चाहिए। मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही उसने घोषणा कर दी कि हम कैंपिंग ट्रिप के लिए मेरे नए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। उसने गर्व से अपने चुने हुए कपड़े दिखाए जो चमकीले रंगों से भरे हुए थे। मैं उन्हें देखकर सचमुच समझ नहीं पाया कि वो मेरा मजाक कर रही थी या सच में चाहती थी कि मैं उन्हें पहनूं। इसके बाद इत्सुकी ने अपने चुने हुए कपड़े दिखाए। उसकी पसंद पूरी तरह पारंपरिक थी। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यही मुझ पर सबसे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे वे कुछ ज्यादा ही पुराने और पारंपरिक लगे। तभी इचिका सामने आई। उसने बड़े गर्व से कहा कि उसने मेरे लिए कुछ ऐसा चुना है जो मुझे थोड़ा मर्दाना दिखाएगा। मैंने कपड़ों की ओर देखा और फिर उसकी तरफ। उसकी मर्दानगी की परिभाषा मेरी समझ से पूरी तरह बाहर थी। इस बीच नीनो बड़ी गंभीरता से कपड़े चुन रही थी। इचिका ने उसकी ओर देखकर कहा कि वो इस काम को बहुत गहराई से सोच रही है। तभी नीनो अचानक गुस्से में फट पड़ी। उसने सबको डांटते हुए पूछा कि आखिर कोई भी इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। जब उसने मेरे लिए चुने हुए कपड़े दिखाए तो मैं उनकी कीमत देखकर चौंक गया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि वे काफी महंगे लग रहे थे। लेकिन नीनो ने तुरंत साफ कर दिया कि उन्होंने ये कपड़े मेरी खातिर नहीं खरीदे हैं। वो बस मेरे जैसे फटेहाल दिखने वाले इंसान के साथ सार्वजनिक जगह पर नहीं दिखना चाहती थी। उसी समय योत्सुबा मुस्कुराते हुए बोली कि जिस तरह वे सब मेरे साथ बाहर निकली हैं और मेरे लिए नए कपड़े चुन रही हैं, ये बिल्कुल किसी डेट जैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर नीनो ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य शॉपिंग ट्रिप है और हाई स्कूल के छात्रों के लिए डेट करना समय की बर्बादी है। मुझे यह सुनकर एक अजीब सी अनुभूति हुई, क्योंकि ये लगभग वही शब्द थे जो मैं खुद अक्सर कहा करता था। योत्सुबा भी यही सोच रही थी। वो हंसते हुए बोली कि जब नीनो ऐसा कहती है तो वह बिल्कुल उएसुगी जैसी लगती है। नीनो तुरंत भड़क गई। उसने साफ कहा कि उसे उस मूर्ख के साथ मत मिलाया जाए। उसके अनुसार मैं और वह सिर्फ एक छात्र और उसके शिक्षक हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। मैं तुरंत जवाब दिया कि हम पहले से ही बिल्कुल यही कर रहे हैं, लेकिन नीनो ने मेरी बात अनसुनी कर दी। जाते जाते उसने मुझे अलविदा कहा।
और याद दिलाया कि मुझे स्कूल की जानकारी वाली बुकलेट ध्यान से पढ़नी चाहिए। मैंने भी उतनी ही दृढ़ता से जवाब दिया कि ऐसा नहीं होने वाला। मगर नीनो फिर भी मुस्कुराई और बोली कि मुझे सुबह जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर कुछ बेहतरीन यादें बनाने वाले हैं। उनकी बातें मेरे मन में घूम ही रही थी कि अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरा फोन। मैंने जेब टटोली और उसी क्षण मेरे मुंह से निकला, ओह। घर पहुंचते ही मेरा सारा ध्यान कैंपिंग ट्रिप से हट गया। सामने रायहा लेटी हुई थी और उसका चेहरा पहले से काफी कमजोर लग रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया और घबराकर पूछा कि क्या वो ठीक है। रायहा ने धीमी आवाज में कहा कि उसे लगता है कि उसे बुखार है। उसने माफी भी मांगी और कहा कि उसका मुझे परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और समझ गया कि उसकी तबीयत सचमुच ठीक नहीं है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं घर पर हूँ। मैं उसके लिए कुछ ड्रिंक्स और दवा भी लेकर आया था ताकि वो जल्दी बेहतर महसूस कर सके। रायहा ने मुस्कुराने की कोशिश की और मुझसे पूछा कि क्या उसे अभी दवा मिल सकती है। फिर उसने कहा कि क्या मैं उसके लिए एक तौलिया भी ला सकता हूँ। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, लेकिन इसके बाद उसने मुझसे एक और अनुरोध कर दिया। उसने पूछा कि क्या मैं उसका होमवर्क भी कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वह मुझसे उसे बिगाड़ने के लिए कह रही है। मेरी बात पर भी उसने केवल धन्यवाद कहा। मैंने उसे बताया कि पिताजी ने फोन किया है और कहा है कि वे जितनी जल्दी हो सके काम से घर लौट आएंगे। यह सुनकर रायहा ने सिर हिलाया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। उसने पूछा कि मेरी स्कूल ट्रिप तो कल से शुरू हो रही है ना। मैंने बस हाँ में जवाब दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने मुझसे एक आखिरी उपकार मांगा। उसने कहा कि जब मैं यात्रा से वापस आऊं तो वो मुझसे बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनना चाहती है। उसने विश्वास के साथ कहा कि तब तक वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैंने उसकी ओर देखा। वो खुद बीमार होने के बावजूद मेरी चिंता कर रही थी। मैंने धीरे से कहा कि बिल्कुल, मैं उसे बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा। फिर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा। उस रात, जबकि कैंपिंग ट्रिप को लेकर बाकी सब उत्साहित होंगे, मेरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, रायहा की तबीयत। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उधर अगले दिन कैंपिंग ट्रिप की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। तभी स्कूल में एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। शिक्षक ने इत्सुकी को अलग बुलाया और बताया कि आखिरी समय में कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। अब उसे साहस की परीक्षा टेस्ट ऑफ करेज का संचालन करना होगा। यह सुनकर इत्सुकी पूरी तरह चौंक गई। उसे अगली सुबह मेरी पहली चिंता कैंपिंग ट्रिप नहीं बल्कि रायहा थी। मैं जल्दी उठकर उसके कमरे में गया और धीरे से उसका नाम लेकर पूछा कि वो ठीक है या नहीं। तभी पीछे से पिताजी की आवाज सुनाई दी। वे आखिरकार घर लौट आए थे। मैंने उन्हें धीरे बोलने के लिए कहा, क्योंकि रायहा अभी भी सो रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और पूछा कि क्या मैं पूरी रात उसकी देखभाल कर रहा था। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया। उन्होंने हैरानी से कहा कि मेरे स्कूल ट्रिप की बस तो अब तक कब की जा चुकी होगी। मैंने बिना किसी चिंता के जवाब दिया कि शायद ऐसा ही है। सच तो यह था कि मैंने बस का समय जांचने की भी परवाह नहीं की थी। मैंने खुद को समझा लिया था कि अगर मैं ट्रिप पर नहीं जा पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होगा कि अगले 3 दिनों तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार आराम से पढ़ाई कर सकूंगा। लेकिन पिताजी ने मुझे एक चीज थमा दी। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। वो रायहा का बनाया हुआ एक छोटा सा गुड लक चार्म था। उसके साथ एक संदेश भी था, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने स्कूल कैंप में अच्छा समय मिलेगा। PS, मैं बदले में एक उपहार की उम्मीद कर रही हूँ। पिताजी ने माफी मांगी कि वे पहले घर नहीं आ सके। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा कि जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार मिलते हैं। अगर मैं सच में कोशिश करूं तो शायद अभी भी वहां पहुंच सकता हूं। मैंने फिर भी कहा कि बस तो जा चुकी है और मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। उसी समय बिस्तर पर हलचल हुई। रायहा जाग गई थी। उसने सबसे पहले कहा कि उसे बहुत भूख लगी है। मैं तुरंत उसके पास गया और हैरानी से पूछा कि उसका बुखार कैसा है। रायहा मुस्कुराई और बोली कि वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने मेरी सारी मदद के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अचानक उसे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। फिर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा कि अब मुझे अपनी यात्रा पर जाना चाहिए। पिताजी ने भी मेरी ओर देखकर कहा कि हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही निकली है। मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर हलचल हुई। मैंने बाहर देखा और एकदम चौंक गया। इत्सुकी वहां खड़ी थी। मैंने अविश्वास से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? इत्सुकी ने तुरंत जवाब दिया कि वह एक समस्या का समाधान करने आई है। उसके चेहरे पर हमेशा वाली गंभीरता थी। वह कुछ करने के इरादे से आई थी। फिर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे उएसुगी को उधार लेने की जरूरत है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। रुको, तुम क्या? लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही इत्सुकी मुझे लगभग घसीटते हुए वहां से ले जाने लगी। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, योत्सुबा उत्साह से मेरे पास दौड़ आई। उसने खुशी से कहा कि मैं आखिरकार आ गया और पूछा कि क्या मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने शिकायत भरे अंदाज में बताया कि मुझे आने में काफ़ी समय लग गया। दरअसल शिक्षकों ने उससे कहा था कि वो मेरी जगह एक विशेष जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। कारण सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। उसने मासूमियत से कहा कि उसे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो किसी भी हालत में साहस की परीक्षा टेस्ट ऑफ करेज की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। इसलिए अब मुझे ही वो काम करना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने ज़्यादा विरोध नहीं किया। अगर वो ऐसा कह रही थी तो मेरे पास भी उसके साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगले ही पल योत्सुबा ने पूरे उत्साह के साथ घोषणा की, ठीक है दोस्तों, रोड ट्रिप। लंबे सफर के बाद हम सब एक सराय में पहुंचे। वहां पहुंचते ही नाकानों बहनों ने हमेशा की तरह एक नया खेल शुरू कर दिया, क्विंट प्लेट गेम। इस खेल में हम में से हर कोई किसी के हाथ पर अपनी एक उंगली रखता और बाकी लोग ये अनुमान लगाने की कोशिश करते कि छिपी हुई उंगली किसकी है। योत्सुबा ने सबसे पहले पूछा कि वो कौन है। नीनो ने तुरंत कहा कि वो नीनो है, जबकि इत्सुकी को लगा कि वो मिकू है। नीनो बार बार दावा करती रही कि वो निश्चित रूप से खुद नीनो है, और जब इत्सुकी ने छूकर पता लगाने की कोशिश की तो उसने उसे नियम तोड़ने वाला धोखेबाज कहकर पीछे हटने को कहा। मैंने भी अपना अनुमान लगाया और कहा कि वो नीनो है, लेकिन अगले ही पल नीनो ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो वास्तव में मिकू थी। मैं अपनी गलती पर हैरान रह गया और समझ गया कि इन पांचों को पहचानना अब भी मेरे लिए लगभग असंभव था। आखिरकार जब हम अपने कमरे तक पहुंचे तो उसे देखकर मैं दंग रह गया। कमरा वाकई शानदार था, लेकिन अगले ही क्षण एक नई समस्या सामने आ गई। नीनो ने तुरंत ध्यान दिलाया कि उस कमरे में केवल 4 लोग ही सो सकते हैं। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी को लगता है कि वो मेरे साथ कमरा शेयर करने वाली है तो वो पूरी तरह पागल है। योत्सुबा ने बताया कि आखिरी समय में एक और बड़ा ग्रुप आ गया था, इसलिए कोई दूसरा कमरा उपलब्ध नहीं था। नीनो ने तुरंत दूसरी जगह ढूंढने का सुझाव दिया, लेकिन योत्सुबा ने बताया कि अब यह भी संभव नहीं था, क्योंकि ड्राइवर पहले ही घर जा चुका था। तभी इचिका ने अचानक एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि उसने सामने एक अतिरिक्त कमरा देखा है और मैं वहां सो सकता हूँ। नीनो ने तुरंत विरोध किया और कहा कि मैं रात भर में ठंड से जम जाऊंगा। इचिका ने लापरवाही से जवाब दिया कि मैं जीवित रह जाऊंगा। नीनो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई।
कुछ देर बाद इचिका ने पांचों बहनों को इकट्ठा करके एक फैमिली मीटिंग बुला ली। उसने गंभीरता से कहा कि आज रात उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे एक युवक के साथ कमरा शेयर करने जा रही हैं और किशोर लड़के मूल रूप से जानवर होते हैं। नीनो ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि मैं ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसी समय मैंने अपना बैग खोला और कहा, चलो इसे करते हैं। पांचों बहनें एक साथ मेरी ओर देखने लगीं और चौंक कर पूछ बैठी, क्या करें? इसी बीच इचिका ने इत्सुकी से पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहेगी। इत्सुकी ने मना कर दिया और कहा कि वो अभी के लिए ठीक है। फिर अचानक इचिका ने मिकू की ओर देखते हुए बात बदल दी। उसने कहा कि जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब वो फुतारों के साथ कैंप फायर में डांस करेगी। फिर उसने सीधे मिकू से पूछा कि क्या वो सचमुच इस बात से ठीक है। मिकू कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि हाँ, वो ठीक है। उसके अनुसार सारी गड़बड़ उसी ने पैदा की थी, इसलिए कोशिश करेगी और मिकू को बस अपनी बड़ी बहन पर भरोसा करना चाहिए। कुछ समय बाद हम सब रात के भोजन के लिए इकट्ठा। मेरे सामने जैसे ही ढेर सारे व्यंजन आए, मेरी आंखें चमक उठी। मैंने उत्साहित होकर कहा कि यहाँ तो खाने का खजाना लगा। नीनो ने तुरंत कहा कि उसका मन कर रहा है कि वो कुछ खाना पैक करके बात के लिए बचा ले। इत्सुकी ने तुरंत उसे ऐसा न करने की सलाह दी और याद दिलाया कि अगले दिन उन्हें राइस करी मिलने वाली है। इसी दौरान इचिका को अचानक याद आया कि उसने अब तक कैंपिंग ट्रिप का शेड्यूल भी नहीं देखा है। मैंने बिना किसी कठिनाई के पूरा कार्यक्रम सुनाना शुरू कर। दूसरे दिन ओरिएंटियरिंग, कुकिंग और रात में साहस की परीक्षा होने वाली थी। तीसरे दिन वैकल्पिक गतिविधियों में पर्वतारोहण, स्कीइंग और फिशिंग थी। और आखिर में सबसे बड़ा कार्यक्रम कैंप फायर। योत्सुबा उत्साह से बोल उठी। उसने बताया कि उसे कैंप फायर की किंवदंती के बारे में और जानकारी मिली है। उसके अनुसार अगर कोई चाहता है कि वो किंवदंती सच हो तो अंत में दोनों को हाथ पकड़ना चाहिए। मैंने तुरंत झुंझला कर कहा, फिर से ये बकवास नहीं। लेकिन इस बार नीनो उत्सुक हो गई और उसने पूछा कि आखिर ये किंवदंती है क्या। इत्सुकी ने तुरंत बात खत्म करने की कोशिश की और कहा कि इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन पांचों में से किसी के पास डांस पार्टनर ही नहीं है, इसलिए वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनते ही मुझे अचानक कुछ याद आ गया। मैं भूल ही गया था, मुझे इचिका के साथ कैंप फायर में डांस करने के लिए फंसाया गया था। तभी नीनो ने उदासीन स्वर में कहा कि आग के चारों ओर नाचने से बेहतर उसके पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इचिका ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि ये तो उसके लिए सुविधाजनक है। इसी बीच इचिका की नजर सराय की एक सूचना पर पड़ी। उसने उत्साहित होकर बताया कि वहाँ एक आउटडोर बाथ भी है और वो काफी अच्छा लग रहा है। फिर उसने बोर्ड को दोबारा पढ़ा और अचानक कहा कि क्या वहाँ मिक्स्ड बात लिखा है। ये सुनते ही नीनो के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि न केवल उन्हें मेरे साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा, बल्कि बात भी मेरे साथ शेयर करना होगा। उसके लिए ये पूरी तरह स्वीकार्य था। इचिका ने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि सभी को एक ही समय पर बात का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तभी मैंने भी मजाक में कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि नीनो मेरे साथ बात में जाने को लेकर इतनी शर्मिंदा हो रही है। आखिर ऐसा कुछ तो नहीं है जो हम पहले नहीं कर चुके हैं। मेरी बात सुनते ही नीनो का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद पांचों बहनें आउटडोर बाथ में आराम कर रही थी। गर्म पानी में बैठते ही योत्सुबा ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि ये कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसे एहसास हुआ कि ये मिक्स्ड बात नहीं है। उसने हंसते हुए कहा कि उसने शायद गलत पढ़ लिया था। इसके बाद उसने पुरानी बात याद करते हुए कहा कि अब वे सब वास्तव में एक साथ बात नहीं लेते। ऐसा किए हुए कई साल हो गए हैं। नीनो की नजर अचानक योत्सुबा पर पड़ी। उसने उसे गौर से देखते हुए पूछा कि क्या उसके स्तन पहले से बड़े हो गए हैं। इचिका ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और वे सभी एक ही आकार की हैं। इसके बाद नीनो का ध्यान किसी और बात पर गया। उसने कहा कि आज किसी के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। उसने कहा कि लोग ऐसी यात्राओं के दौरान अक्सर बहक जाते हैं और उसकी असली चिंता तो यह है कि उस छोटे से कमरे में 6 फुटौन बिछाने की भी मुश्किल से जगह है। ऐसे में सवाल यह था कि हम पांचों में से कौन मेरे बगल में सोएगा। इचिका ने हंसते हुए कहा कि नीनो इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही है। नीनो ने तुरंत उसी बात को पकड़ लिया। उसने कहा कि अगर योत्सुबा को इतना विश्वास है कि सब कुछ सिर्फ दोस्ती तक ही रहेगा, तो फिर उसे ही मेरे बगल में सो जाना चाहिए। ये सुनकर योत्सुबा का आत्मविश्वास तुरंत गायब हो गया। उसने घबराकर कहा कि दोबारा सोचने पर वो उतनी आश्वस्त नहीं है। तभी इत्सुकी ने सुझाव दिया कि शायद नीनो ही सबसे अच्छा विकल्प होगी। नीनो ने हैरानी से पूछा कि आखिर क्यों। इत्सुकी ने बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया कि क्योंकि अगर मैं उसके करीब आने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मुक्का मारने वाली पहली इंसान होगी। नीनो ने तुरंत ये जिम्मेदारी इचिका पर डालने की कोशिश की, लेकिन इचिका ने कहा कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये समस्या है ही क्यों। वे सब तो सिर्फ दोस्त हैं, है ना। नीनो ने भी मजबूरी में कहा कि हाँ, वे सिर्फ दोस्त हैं। तभी इचिका के मन में अचानक एक विचार आया। उसने कहा कि अगर कोई भी मेरे बगल में सोना नहीं चाहता तो सबसे उचित समाधान यही है कि सबको मेरे बगल में सोना चाहिए। उसने समझाया कि अगर वे सब वहां होंगी तो मैं कुछ भी शुरू नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं ये भी नहीं पहचान पाऊंगा कि कौन कौन है तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। इसके लिए बस सभी को अपने बाल नीचे छोड़ देने होंगे। उसके अनुसार ये योजना पूरी तरह फुलप्रूफ थी। आखिरकार योजना के अनुसार सब तैयार हो गई। कुछ देर बाद नीनो ने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा कि मैं पूरी तरह सो चुका हूं और अब उन सबको भी सो जाना चाहिए। बाकी चारों ने सहमति में सिर हिला दिया। उस रात बिना मुझे कुछ पता चले पांचों नाकानो बहनें अपने बाल खोलकर मेरे चारों ओर आकर लेट गईं, और अगले दिन की सुबह उन सभी के लिए एक नया भ्रम और नई उलझन लेकर आने वाली थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति में कैसे आ गया। सब कुछ बेहद अजीब लग रहा था। तभी मेरी नजर अपने बिल्कुल पास सोई हुई एक लड़की पर पड़ी। उसे इस तरह सोते हुए देखना मेरे लिए नया नहीं था। ये दूसरी बार था जब मैंने उसे इतनी करीब से सोते हुए देखा था। मैं कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार आया। अगर उसे इस तरह देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है तो शायद हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती या सिर्फ ट्यूटर और छात्र का नहीं रह गया। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ऐसा सोचना भी ठीक है। उसी समय बाहर से योत्सुबा की ऊंची आवाज सुनाई दी। वो सबको जगाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज सुनते ही कमरे का सन्नाटा टूट गया और सबकी नींद खुलने लगी। इसके कुछ समय बाद हम सबको एक अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के कारण कई लोग उसी सराय में रुकने के लिए मजबूर हो गए थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने हैरानी से कहा कि इसकी क्या संभावना थी कि वे बर्फ में फंस जाएं और उसी जगह रुकें जहां हम भी ठहरे हुए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे एक ही सराय में थे और फिर भी पहले कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। लेकिन इस समय नीनो का ध्यान कहीं और था। वह असामान्य रूप से चुप दिखाई दे रही थी।
किसी ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या बात है, लेकिन उसने तुरंत कहा कि कुछ नहीं। असल में उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। उसे सुबह की पूरी स्थिति साफ साफ दिखाई नहीं दी थी। उसे इतना भी नहीं पता था कि मेरे बिल्कुल पास सोई हुई लड़की आखिर कौन थी, लेकिन उसने एक बात जरूर महसूस की थी। उन पांचों में से कोई एक आज सुबह उएसुगी के बहुत करीब थी। और यही विचार उसके मन में एक नई उलझन छोड़ गया। कैंपिंग ट्रिप के बीच इचिका को उसके मैनेजर की बात याद आई। उसने उससे कहा था कि अगर वो अपने अभिनय करियर को लेकर सच में गंभीर है तो उसे कुछ समय के लिए हाई स्कूल से ब्रेक लेने के बारे में सोचना चाहिए। ये बात इचिका के मन में कहीं न कहीं बनी हुई थी। इसी दौरान उसने मिकू से अचानक पूछा कि क्या उसने कैंप फायर में डांस करने के लिए किसी को चुना है। मिकू ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि बिल्कुल नहीं। इचिका ने हल्के मजाक में कहा कि उसके मानक शायद काफी ऊंचे हैं। इस पर मिकू ने शांत स्वर में जवाब दिया कि शायद ऐसा ही है और वह चाहती है कि उसे किसी दिन उसके जैसा कोई व्यक्ति मिले। उसी समय इचिका को कैंप फायर की किंवदंती याद आ गई। उधर मिकू के मन में एक अलग ही निर्णय आकार ले रहा था। उसने मन ही मन उएसुगी से कहा कि बस इंतजार करो, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेगी कि ये कैंपिंग ट्रिप ऐसी बने जिसे वो कभी भूल न सके।